शनिवार को ईरान में एक बड़ा विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। बंदरगाह में हुए इस विस्फोट के बाद मौके पर भीषण आग लग गई। ये विस्फोट कथित तौर पर मिसाइल फ्यूल बनाने में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक कंपोनेंट्स की खेप से जुड़ा हुआ था। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसकी चपेट में आकर 14 लोगों की जान चली गई, जबकि 750 से ज्यादा लोग घायल हो गए। शाहिद राजाई बंदरगाह पर विस्फोट ऐसे समय में हुआ था जब ईरान और अमेरिका शनिवार को ओमान में तेहरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम पर तीसरे दौर की वार्ता के लिए मिले थे। हालांकि ईरान में किसी ने ये नहीं कहा कि ये विस्फोट किसी हमले के बाद हुआ है। यहां तक कि बातचीत का नेतृत्व कर रहे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी बुधवार को स्वीकार किया था कि वैध प्रतिक्रिया के वास्ते उकसाने के लिए तोड़फोड़ और हत्या के प्रयासों की पिछली घटनाओं को देखते हुए हमारी सुरक्षा सेवाएं हाई अलर्ट पर हैं। जबकि ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी ने सरकारी टेलीविजन पर एक इंटरव्यू में घायलों की संख्या बताई, लेकिन बंदर अब्बास के ठीक बाहर आग लगने के कारणों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देते हुए दिखे। बताया तो ये भी जा रहा है कि शनिवार रात तक बंदरगाह पर आग जलती रही थी, जिसकी वजह से कई और अन्य कंटेनरों में भी विस्फोट होने की खबर है। वहीं सुरक्षा कंपनी ने बताया कि बंदरगाह में कथित तौर पर मिसाइल ईंधन के लिए रसायन लाया गया था। वहीं निजी सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने बताया कि बंदरगाह पर मार्च में सोडियम परक्लोरेट रॉकेट ईंधन की खेप आई थी। ये ईंधन चीन से 2 जहाजों की मदद से ईरान भेजे गए खेप का हिस्सा है, जिसके बारे में जनवरी में फाइनेंशियल टाइम्स ने पहली बार खबर भी छापी थी। इस ईंधन का इस्तेमाल ईरान में मिसाइल भंडार को एक बार फिर स्थापित करने के लिए किया जाना था, जो गाजा पट्टी में हमास के साथ युद्ध के दौरान इजराइल पर सीधे हमलों के कारण खत्म हो गया था। एम्ब्रे ने कहा कि ये आग कथित तौर पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों में इस्तेमाल के लिए भेजे गए ठोस ईंधन की खेप को ठीक तरीके से नहीं रखने की वजह से हुआ है। जहाज ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक माना जाता है कि रसायन ले जाने वाले जहाजों में से एक जहाज मार्च में इस क्षेत्र में था, जैसे कि एम्ब्रे ने कहा है। ईरान ने खेप पहुंचने की बात स्वीकार नहीं की है। शनिवार को शाहिद राजाई में हुए विस्फोट की सोशल मीडिया फुटेज में विस्फोट से ठीक पहले आग से लाल रंग का धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। इससे पता चलता है कि विस्फोट में कोई रासायनिक यौगिक शामिल था। सोशल मीडिया पर वीडियो में धमाके के बाद काला धुआं निकलता हुआ दिखाई भी दिया था। अन्य वीडियो में विस्फोट के केंद्र से कई किलोमीटर दूर इमारतों के शीशे उड़ते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन कहीं न कहीं ईरान को ऐसा भी लग रहा है कि इस विस्फोट में कहीं न कहीं उनका कोई दुश्मन देश भी शामिल हो सकता है। हालांकि ये सब बातें ईरान खुलकर नहीं बोल रहा है। खबर तो यह भी है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि इसमें जो भी कोई शामिल होगा उसका बदला लेंगे और उसे छोड़ेंगे नहीं। हालांकि ये एक जांच का विषय है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस विस्फोट के असली कारण है क्या, और अगर इसमें किसी देश का हाथ होता है तो क्या ईरान उसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएगा। ये भी एक देखने वाली बात होगी। परमाणु डील को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तीसरे दौर की वार्ता शनिवार को ओमान की राजधानी मस्कट में हुई। तीसरे दौर की इस बातचीत में कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई और दोनों ही देशों ने भविष्य में फिर से मिलने का वादा भी किया। इस वार्ता के दौरान कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले, लेकिन कई बड़े मुद्दों पर दोनों ही देशों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। लेकिन इसी दौरान दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर भीषण विस्फोट ने हलचल मचा दी है, जिसने वार्ता की गंभीरता के बीच माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। जानकारी के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने वार्ता के बाद राज्य टीवी से कहा कि दोनों पक्षों ने पूरे दिन लिखित बिंदुओं का आदान प्रदान किया और इस बार बातचीत के पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गंभीर और केंद्रित रही। अमेरिकी मध्यस्थ स्टीव विटकॉफ से जुड़े सूत्र ने भी बातचीत के खत्म होने की पुष्टि की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने वार्ता को सकारात्मक और उत्पादक बताया है। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि अभी भी काफी काम बाकी है और अगली बातचीत यूरोप में जल्द होने की उम्मीद जताई गई है। वहीं ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने भी बातचीत के सकारात्मक और परिणामों की ओर इशारा करते हुए कहा कि दोनों पक्षों ने
आपसी सम्मान के बाद आधार पर एक समझौते की साझा आकांक्षा को पहचाना है। उन्होंने बताया कि मूल सिद्धांतों, उद्देश्यों और तकनीकी चिंताओं पर चर्चा हुई और अगली उच्च स्तरीय बैठक की अस्थायी रूप से 3 मई को योजना बनाई गई है। इससे पहले मस्कट और रोम में भी इसी तरह की 2 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन तीसरे दौर की वार्ता के दौरान बंदर अब्बास के शाहिद राजा पोर्ट पर एक बड़े विस्फोट ने ईरान को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में 4 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कंटेनर यार्ड में ज्वलनशील सामग्री होने की वजह से ये विस्फोट हुआ है। हालांकि तेल और गैस इंडस्ट्री से जुड़े किसी कारण को खारिज कर दिया गया है। वहीं एक निजी सुरक्षा कंपनी ने उस पोर्ट पर मिसाइल रसायन से जुड़े एक शिपमेंट की मौजूदगी की बात कही है। बता दें आपको, इस परमाणु वार्ता का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना और इसके बदले उस पर लगाए गए कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना है। गौरतलब है कि 2015 में हुए परमाणु समझौते से अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में एक तरफा तरीके से खुद को अलग कर लिया था, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस बार ट्रंप ने वार्ता में प्रगति की उम्मीद जताई है, लेकिन आपको बता दें, ट्रंप ने एक चेतावनी ये भी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रहेगा। वहीं ईरानी जनता भी आशावादी है कि वार्ता से कुछ सकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं और ईरान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे वार्ता कब और कहां होती है और ये जो इन दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील चल रही है उसका अंत कहां होता है। हुतियों ने पहली बार इसराइल को एक ऐसी चुनौती दी है जिसके लिए अब इसराइल में बैठकों का दौर जारी है। अमेरिकी अटैक के बाद सनम लाशों का ढेर लगा है। सड़कों पर लोग सतर्क हैं और डर है कि कहीं फिर से अमेरिकी जेट बमबारी ना कर दें। लेकिन दूसरी तरफ लोग सड़कों पर उतरकर हुतियों को समर्थन भी दे रहे हैं कि वे इसराइल और अमेरिका को सबक सिखाएं। बुधवार को हुती ग्रुप ने इसराइल पर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से तगड़ा हमला बोला, जिसे दावे के मुताबिक आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। हालांकि इस्राएली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि आयरन डोम ने हुती मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया था। इन खबरों को साइड में रखकर अगर केवल इस बात पर फोकस करें कि हुतियों की मिसाइल की डिस्टेंस कहां तक थी, यानी ये रेंज कितनी थी, तो आंकड़े ही इसराइल की टेंशन का कारण बन चुके हैं। दरअसल अभी तक हुती ग्रुप की ओर से मिसाइलों को तेल अवीव तक ही दागी जाती थी, लेकिन अब यह दूरी एकदम से बढ़कर हाइफा तक जा पहुंची है। गूगल मैप पर संभावित दूरी अगर देखी जाए तो यह करीब 2600 किलोमीटर के आसपास पहुंचती है। यानी दावे के मुताबिक इसके लिए लंबी रेंज की मिसाइलों की जरूरत होगी। ऐसे में बाद में हुती प्रवक्ता ने भी दावा किया कि उन्होंने हाइफा को निशाना बनाने के लिए एक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। हालांकि हुती ग्रुप पहले भी इस तरीके के दावे कर चुका है, लेकिन हाइफा के लिए उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था। इस्राएली सेना के मुताबिक यह उत्तरी इसराइल तक पहुंचने वाली पहली पुष्टि की गई मिसाइल थी। यही कारण है कि इसराइल अब इस बात से परेशान है कि आखिर हजारों किलोमीटर तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलें हुतियों के पास कैसे आ गई। हुतियों का दावा है कि उनके पास इससे भी खतरनाक मिसाइलों का जखीरा है, जो ज्यादा घातक होने के साथ ही लंबी रेंज में तबाही मचा सकता है। हुती ग्रुप की ओर से बुधवार को खुद यमन से संचालित इस ग्रुप के ब्रिगेडियर जनरल यहा सारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सिर्फ इसराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह हाइफा ही नहीं, बल्कि एक और इसराइली शहर जाफा में भी यमनी ड्रोन याफा ने तबाही मचाई है। लेकिन हुतियों के दावे से इसराइल की तकनीकी पर अब सवाल खड़े हो चुके हैं। जी हां, हुतियों का भी यह दावा है कि इसराइल के आयरन डोम को चकमा देकर ये मिसाइलें इसराइली लक्ष्यों को निशाना बनाने में कामयाब हो गई। ये दावा ठीक उसी प्रकार से है जिस तरीके से ईरान ने दावा किया था। यमन में जबरदस्त अमेरिकी हमलों के बावजूद हुती ग्रुप ने इसराइल के 2 शहरों पर निशाना साधा है। हालांकि इसराइल दावा कर रहा है कि उसने यमनी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया था। इसराइली फौज आईडीएफ के मुताबिक हमले के बाद आइफा, क्रायोट और गलील सागर के पश्चिमी इलाकों में सायरन बजाए गए और लोगों ने धमाकों की आवाजें सुनी।
हाइफा शहर के लोकेशन और इतिहास समझिए। गौरतलब है कि इसराइल के जिस हाइफा शहर को अपनी मिसाइलों से हौती ग्रुप निशाना बनाने का दावा कर रहे हैं, वो यरूशलेम और तेल अवीव के बाद इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जो यमन से सबसे ज्यादा दूर पड़ता है। वहाँ करीब 3 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा बहाई समुदाय के लोग रहते हैं। सन 1948 की फिलिस्तीन जंग में जब हाइफा में जंग हुई तो यहाँ की अरब आबादी शहर छोड़कर भाग गई। इसके बाद यह शहर इसराइल का हिस्सा बन गया। हाइफा एक बंदरगाह शहर है। हूती अटैक को लेकर टाइम्स ऑफ इसराइल ने बताया कि हाइफा और उसके आसपास के इलाकों के साथ साथ पश्चिमी गैलीली क्षेत्र में सुबह 4 बजे सायरन बजने लगे। हाइफा और शेरोन क्षेत्र में इंटरशिप्शन से होने वाले विस्फोटों की आवाजें सुनी गई थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हजारों किलोमीटर दूर हूतियों की मिसाइल रेंज अब अमेरिका और इसराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस रिपोर्ट में इतना ही।